गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम अपचयन अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था। तो आज देखिए अपचयन अभिक्रिया की परिभाषा क्या होगी। किसी पदार्थ से ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन हो तो उस अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। या आप इसकी दूसरी परिभाषा देखें क्या होगी। देखो, किसी पदार्थ का हाइड्रोजन या धन विद्युतीय के साथ योग हो तो उस अभिक्रिया को भी क्या बोला जाएगा या क्या कहा जाएगा? अपचयन अभिक्रिया कहा जाएगा। तो देखिए जो परिभाषा है वो क्या बनी अपचयन अभिक्रिया की। किसी पदार्थ से ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व, तो बात किसकी की हमने? ऑक्सीजन की। और ऑक्सीजन के अलावा किसकी बात करें हम? ऋण विद्युतीय तत्व का क्या हो रहा है? निष्कासन। यदि इनका क्या होगा? निष्कासन। तो उस अभिक्रिया को क्या बोला जाएगा? अपचयन अभिक्रिया। या फिर किसी पदार्थ से या किसी पदार्थ का हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्वों के साथ क्या हो? योग। तो उस अभिक्रिया को भी क्या नाम दिया जाएगा? अपचयन अभिक्रिया का नाम दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमने किसकी परिभाषा पढ़ी? अपचयन अभिक्रिया की परिभाषा पढ़ी। अब हम इसके क्या पढ़ेंगे? उदाहरण। तो आप देखिए इसके उदाहरण क्या होंगे। इसके उदाहरणों के लिए हम चर्चा करेंगे कि जो अपचयन अभिक्रिया है, इस अपचयन अभिक्रिया में हमने 4 बातें पढ़ी है, या फिर कह सकते हैं कि 4 पदों का अध्ययन किया है। और वो पद देखिए, पहला पद हमारे पास है ऑक्सीजन का क्या होना? निष्कासन। दूसरा पद है हमारे पास ऋण विद्युतीय तत्व का क्या होना? निष्कासन। और जो तीसरा पद है हमारे पास वो क्या है? हाइड्रोजन का योग। या इसी में हम क्या बोल सकते हैं? लास्ट वाला या अंतिम जो पद है वो क्या है? धन विद्युतीय तत्वों का संयोग। और जब ऐसा होगा तो वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी? अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। तो हमने पढ़ा अभी किसका? निष्कासन। या पहले हम बात कर लेते हैं निष्कासन की। तो निष्कासन किसका हो रहा था? ऑक्सीजन का। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे? ऑक्सीजन का निष्कासन। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? अपचयन कहलाती है। निष्कासन का मतलब बाहर निकलना। निष्कासन का अर्थ क्या होगा? बाहर निकलना। तो आप इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं जिंक ऑक्साइड, और जिंक ऑक्साइड की क्रिया हो रही है किसके साथ? कार्बन के साथ। जब इन दोनों के बीच अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा? जिंक प्लस
CO। तो आप इस अभिक्रिया में देख सकते हैं कि जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, अर्थात क्या कह सकते हैं कि जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है। और जब ऑक्सीजन का निष्कासन होगा तो वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। दूसरा एग्जाम्पल देखिए आप इसका, Cu यानी CuO कॉपर ऑक्साइड, और कॉपर ऑक्साइड ये क्रिया दी हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बनेगा, Cu प्लस H2O। इस अभिक्रिया में भी आप देख सकते हैं, देखो CuO यानी कॉपर ऑक्साइड किस में बदल रहा है, कॉपर में। तो यहां से ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, निष्कासन। और जब ऑक्सीजन का निष्कासन होगा तो वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। इसके बाद हम दूसरे पद की बात करते हैं कि किसका योग करेंगे, ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन का मतलब बाहर निकलना, और इस बार बाहर कौन निकल रहा है, ऋण विद्युतीय तत्व। तो ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन, अभिक्रिया देखिए FeCl3 यानी फेरिक क्लोराइड, और फेरिक क्लोराइड की क्रिया हो रही है हाइड्रोजन के साथ। जब इसकी क्रिया हाइड्रोजन के साथ होगी तो जो फेरिक क्लोराइड है वो फेरस क्लोराइड में बदल जाएगा, FeCl2, और साथ में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर निकलेगा। तो देखिए अभिक्रिया को संतुलित आप यहाँ पे 2 लगा के कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, फेरिक क्लोराइड, और फेरिक क्लोराइड किस में बदल गया, फेरस क्लोराइड में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फेरिक क्लोराइड से ऋण विद्युतीय तत्व, कौन ऋण विद्युतीय तत्व, क्लोरीन का क्या हो चुका है, निष्कासन। और ऋण विद्युतीय तत्व का जब निष्कासन होगा तो वह अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी, अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद हम तीसरे पद की बात करते हैं, और तीसरा पद हमारे पास है हाइड्रोजन का योग। यानी जब किसी पदार्थ का हाइड्रोजन के साथ क्या होगा, योग, तब वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, अपचयन। तो तीसरा पद हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन का योग या संयोग, हाइड्रोजन का योग या संयोग। उदाहरण देखिए इसका, N2 यानी नाइट्रोजन, जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ H2 के साथ क्या करेगा, क्रिया, तो अमोनिया NH3 यानी अमोनिया का क्या होगा, निर्माण। और जब अमोनिया यहाँ पे बन रही है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है। नाइट्रोजन के पास क्या नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, जबकि अमोनिया के पास क्या है, हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है, संयोग। यानी ये हाइड्रोजन, ये वाली जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ जुड़ रही है,
नाइट्रोजन के साथ, और जब हाइड्रोजन का योग होगा तो वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी? अपचयन। तो हम कह सकते हैं कि N2 यानी नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ संयोग, और जब हाइड्रोजन के साथ इसका क्या होगा? संयोग, तो वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी? अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। आगे इसी में हम दूसरे उदाहरण की बात करते हैं, और वो उदाहरण है हमारे पास H2 प्लस I2। जब दोनों के बीच अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा? HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि I2 किस में बदल रहा है? हाइड्रोजन आयोडाइड में। I2 के पास क्या नहीं है? यानी आयोडीन के पास क्या नहीं है? हाइड्रोजन नहीं है। जबकि HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड के पास क्या है? हाइड्रोजन है। इसके बाद हम इसमें चौथे पद की बात करते हैं, हाइड्रोजन के योग के बाद। और चौथा पद हमारे पास धन विद्युतीय तत्व का योग या संयोग। उदाहरण देखिए आप इसका। जब I2 यानी आयोडीन Hg यानी मरकरी के साथ क्या करेगा? संयोग, तो किसका निर्माण होगा? HgI2 का। तो आप इस अभिक्रिया में देख सकते हैं कि I2 में क्या जुड़ा? धन विद्युतीय तत्व, और धन विद्युतीय तत्व कौन सा है? Hg, धन विद्युतीय तत्व। और जब किसी पदार्थ में धन विद्युतीय तत्व जुड़ता है तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो जो अपचयन अभिक्रिया है, इस अपचयन अभिक्रिया को हमने 4 पदों के रूप में पढ़ा। पहला क्या था? ऑक्सीजन का निष्कासन। दूसरा क्या था? ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन। और तीसरा हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन का योग। और चौथा पद हमारे पास क्या है? धन विद्युतीय तत्व का योग। अब इसके बाद हम जो हमारे पास ऑक्सीकरण अभिक्रिया और जो अपचयन अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को हम या इन दोनों अभिक्रियाओं को हम इलेक्ट्रॉनीय अवधारणा के आधार पे पढ़ेंगे। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया की इलेक्ट्रॉनीय अवधारणा। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनीय अवधारणा का अर्थ क्या होगा? यानी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान। किसका आदान प्रदान? इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया की परिभाषा। लेकिन अब जो परिभाषा हम पढ़ेंगे वो किसके आधार पर पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान पर पढ़ेंगे। तो हम पहले बात कर लेते हैं किसके बारे में? ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में। और इस तरफ हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? अपचयन अभिक्रिया के बारे में। तो ऑक्सीकरण की परिभाषा किसके आधार पे? इलेक्ट्रॉनीय अवधारणा के आधार पे क्या होगी? किसी परमाणु या किसी परमाणु आयन या अणु, किसी परमाणु आयन या अणु के द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का क्या किया जाए? त्याग। तो किसी परमाणु आयन या अणु के द्वारा क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का त्याग। किसका त्याग? इलेक्ट्रॉन का त्याग। और जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा तो वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण।
और अपचयन अभिक्रिया में भी आप परिभाषा देखें तो क्या होगी, किसी परमाणु, आयन या फिर अणु के द्वारा। अब यहां पे ध्यान देना, जब ऑक्सीकरण हम पढ़ रहे तो क्या पढ़ा, इलेक्ट्रॉन का त्याग, तो यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण। तो इलेक्ट्रॉन को जब ग्रहण किया जाएगा तो वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। और जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा तो वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। इन अभिक्रियाओं को हम उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण मैं बात कर रहा हूं सोडियम, और जब सोडियम परमाणु इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग, तो किस में बदलेगा, Na+ में। अब आप यहां पे देखें कि जो सोडियम परमाणु है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या होगा, 281, जबकि यहाँ पे जो सोडियम आयन है या सोडियम का क्या धन आयन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 28। अब आप इस पद में और इस पद में अंतर कर सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 11, जबकि यहाँ पे कितनी है, 10। मतलब 11 से कितने हो गए, 10, और 11 से 10 होने का मतलब इलेक्ट्रॉन में क्या हुई, कमी, और इलेक्ट्रॉन में कमी होने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का त्याग। और जब इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ तो वह अभिक्रिया क्या कहलाई, ऑक्सीकरण। तो बताइए यह अभिक्रिया कौन सी है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, त्याग हो रहा है। इधर भी आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं इसको। देखो मैंने लिखा यहाँ पे क्लोरीन। अब ये क्लोरीन जो परमाणु है वह इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो इस पे क्या आएगा, ऋणावेश आएगा। यहाँ पे क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो कितना होगा, 2, 8 और 7, जबकि यहाँ पे जो ऋणायन है इसका कितना होगा, 2, 8, 8। यदि आप तुलना करें तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 17, जबकि यहाँ पे कितने हैं, 18। अब 17 से कितने हो गए, 18, मतलब इलेक्ट्रॉन में क्या हुई, वृद्धि। वृद्धि क्यों हुई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो अभिक्रिया कौन सी होगी, अपचयन। तो यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है। क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को क्या किया जा रहा है, ग्रहण किया जा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा Fe यानी आयरन। आयरन किस में बदल रहा है, Fe2 में, और कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, 2 का। इधर भी आप बात कर सकते हैं, सल्फर कितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, 2 को, किस में बदल रहा है, S- का 2, S- का 2। अब यहाँ पे एक उदाहरण और लिख रहा हूं मैं, देखो तीसरे नंबर का जो उदाहरण है वो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे Cl-, और Cl- का जो आयन है वो किस में बदल रहा है, Cl में। और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कितना है, 2, 8, 8, जबकि यहाँ पे कितना है, 2, 8 और 7, यानी 18 से कितना हो गया, 17, मतलब इलेक्ट्रॉन में क्या हुई, कमी। और जब इलेक्ट्रॉन में क्या होगी, कमी, तो इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, त्याग। और इलेक्ट्रॉन का जब त्याग होगा तो वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। इसमें भी आप देखिए मैंने यहाँ पे लिखा Fe प्लस का 3, यह एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो ये किस में बदल रहा है, Fe+ का 2 में। अब आप देख सकते हैं कि जो हमने ऑक्सीकरण और जो अपचयन अभिक्रिया पढ़ी, इसमें हम एक बात और पढ़ सकते हैं, वो क्या है, वो क्या है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में किसी परमाणु
किसी परमाणु आयन के धन आवेश में क्या होगी, धन आवेश में क्या होगी, वृद्धि, या मैं क्या कह सकता हूं, ऋण आवेश में क्या होगी, कमी, ऋण आवेश में कमी। ध्यान दीजिए, मैंने लास्ट में एक शब्द बोला कि जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी उसमें क्या होगा, किसी परमाणु या आयन के धन आवेश में क्या होगी, वृद्धि, या फिर क्या हो सकता है, ऋण आवेश में कमी। तो आप इस बात को यहाँ पे समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे सोडियम के पास क्या आवेश है, नहीं है, लेकिन यदि आप इस तरफ देखेंगे तो धन आवेश में क्या हो गई, वृद्धि, और जब धन आवेश में वृद्धि होगी तो वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण। इस तीसरे नंबर की अभिक्रिया में आप देखें कि यहाँ पे क्या है, ऋण आवेश, जबकि यहाँ पे क्या नहीं है, ऋण आवेश, तो ऋण आवेश में क्या हुई, कमी, और जब ऋण आवेश में कमी होगी तो वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण। अब हम बात करेंगे किसकी, अपचयन की। तो अपचयन में क्या होगा, धन आवेश में कमी या ऋण आवेश में क्या होगी, वृद्धि। धन आवेश में तो क्या हो रही है, कमी, जबकि ऋण आवेश में क्या होगी, ऋण आवेश में वृद्धि। तो आप देख सकते हैं, मैंने बोला धन आवेश में कमी, तो इसका उदाहरण आप यहाँ पे देख सकते हैं। Fe+ का क्या है, 3, और ये किस में बदल रहा है, Fe+ के 2 में। तो बताओ धन आवेश में कमी या वृद्धि। आप यहाँ से देख के बता सकते हैं कि धन आवेश में कमी, और जब धन आवेश में कमी होगी तो वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, अपचयन कहलाएगी। अब देखो दूसरा पद मैंने लिखा कि ऋण आवेश में वृद्धि, तो आप देख सकते हो क्या यहाँ पे ऋण आवेश है, नहीं है, जबकि इस तरफ ऋण आवेश है। तो ऋण आवेश में कमी हुई है, वृद्धि, तो आप देख के बता सकते हैं कि ऋण आवेश में क्या हो रही है, वृद्धि, और जब ऋण आवेश में वृद्धि होगी तो वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। तो जो आज हमने ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया को इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पर अध्ययन किया है कि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान किस प्रकार से हो रहा है।